Hello students, welcome to World Student Scope. My name is Lalit Gautam and we are doing chapter number 1 electrostatics of class 12th. चलिए स्टार्ट करते हैं. In our last lecture we discussed about electric flux. Electric flux की हम बात कर चुके हैं. ये एक नई क्वांटिटी है, नई टर्म है जिसे हमने इंट्रोड्यूस किया है और आज हमें बात करनी है गॉसेस लॉ की इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर ही बेस्ड. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने देखा कि हम उसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता क्या है, वो डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का. ठीक है, अगर हम ऐसे लिखना चाहते हैं तो जब एरिया को हमें डिवाइड ना करना पड़े, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड ना करना पड़े और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तब तो डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा. अदरवाइज हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन. ठीक है, इंटीग्रेशन भी कैसी होगी, क्लोज्ड इंटीग्रेशन होगी, सरफेस को देखना होगा और वहां पर हमें करना होगा वेक्टर ई डॉट ds. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है कि क्या आता है, cos थीटा आता है. जब e और ds मल्टीप्लाई होंगे तो cos थीटा की हमें जरूरत पड़ती है. एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. थीटा एंगल होगा इन दोनों के बीच में और हमें पता है cos 90 डिग्री पर जीरो होता है. तो जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, उस टाइम पर फ्लक्स जीरो हो जाएगा. ठीक है, फ्लक्स विल बी जीरो. तो ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है फ्लक्स और नेगेटिव भी हो सकता है. ये हम बात कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में. जीरो कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री के इक्वल होगा. पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, है ना. 90 डिग्री से कम होना चाहिए बिकॉज कॉस अगर 90 डिग्री से कम पर हम देखते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट. और नेगेटिव कब होगा, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. ठीक है, जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा तब वो नेगेटिव हो सकता है. तो वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है. फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके यूनिट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो या तो आप इसकी यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम, जैसे हम लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूटन पर कूलम, मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी एक यूनिट हो जाएगी. या फिर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वोल्ट पर मीटर भी लिखते हैं, तो वोल्ट पर मीटर और यहाँ पर है मीटर स्क्वायर, तो वो एक मीटर कैंसिल हो जाता है, बचता है वोल्ट मीटर. ठीक है, तो दोनों ही इसकी यूनिट है. ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो हमने पढ़ा है वो किस लिए पढ़ा है, गॉस लॉ को समझने के लिए. ठीक है, तो गॉस वाज अ फिजिस्ट जिन्होंने अब एक लॉ बनाया है और लॉ किसके लिए बनाया है कि वो इस लॉ की हेल्प से, गॉसेस लॉ को अभी हम पढ़ेंगे, तो इस लॉ की हेल्प से हम किसी भी सरफेस में या फिर किसी भी रीजन में कितना चार्ज एनक्लोज है, उसके अंदर कितना चार्ज छुपा हुआ है ना, एक सरफेस में कितना चार्ज आ गया, वो हम बता सकते हैं. ठीक है, क्या बता सकते हैं, चार्ज जो एनक्लोज होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सरफेस के अंदर, किसी भी रीजन के अंदर. ठीक है, तो क्यू एनक्लोज, एनक्लोज चार्ज निकालने का ये एक मेथड है. अब हम देखते हैं कि ये क्या स्टेटमेंट है और इसका हम एग्जैक्टली कोई लॉ या डेरिवेशन तो नहीं करेंगे बट इसे हम वेरीफाई जरूर करके देखेंगे कि जो स्टेटमेंट है वो सही भी है या फिर नहीं. बट गॉस लॉ को समझने से पहले हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. ठीक है, कंटिन्यूअस हमें पता है चार्ज हो सकता है. अभी तक हमने ज़्यादातर जितने भी लेक्चर्स किए हैं सभी में डिस्क्रीट चार्जेस की बात की है कि एक पॉइंट पर चार्ज रखा है, दूसरे पॉइंट पर चार्ज रखा है और वो पॉइंट चार्जेस हैं, यानी कि डिस्क्रीट चार्जेस हैं. अब हमें बात करनी है अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो वो कैसे हो सकता है. देखिए, लीनियरली भी वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, किसी एक लाइन पर हो सकता है ना, ऐसे लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो कंटिन्यूअस है इन दिस वे. ठीक है, अब ये लाइन तो बहुत दूर तक जा सकती है, कितनी लंबी है, उसके ऊपर चार्ज कितना ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो हम हर टाइम पर ना चार्ज की टर्म्स में बात नहीं कर सकते. क्यों, क्या है, चार्ज. और हर सिचुएशन में जब कंटिन्यूअस चार्ज आएगा तो बहुत ज्यादा चार्ज पॉसिबल है. अब ये चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जरूरी नहीं है कि हम हर सिचुएशन में चार्ज लिख सके कि इस लाइन पर, इस लेंथ पर कितना चार्ज है. अगर ये लेंथ इन्फिनिटी तक जा रही है तो क्या हम चार्ज भी इनफाइनाइट हो गया,
राइट। तो फिर तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अब इसके ऊपर इतने से रीजन में कितना चार्ज है वो हमें कैसे पता लगेगा, राइट। तो हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक नई टर्म है लीनियर चार्ज डेंसिटी। हमें पता है डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, जैसे हम मास की वे में यूज करते हैं, हम पहले यूज करते आए हैं क्लास 11th में, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ग्रेविटेशन चैप्टर में भी। तो ये वही तरीका है कि चार्ज यहाँ पर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पर आ जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। और वो क्या होगा, कितना चार्ज है। अब ये तो कुछ फिक्स्ड चार्ज होगा डेल्टा क्यू और ये कुछ लेंथ होगी डेल्टा एल, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा, ओके, लैम्डा से हम रिप्रेजेंट करेंगे और वो क्या होगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा एल, ठीक है। इस पोर्शन में, इस लेंथ में, डेल्टा एल लेंथ के अंदर जितना भी चार्ज आया डेल्टा क्यू हमने उसे डिवाइड कर दिया। अब ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अगर लैम्डा यहाँ पर इतना है तो लैम्डा आगे भी सेम होगा क्योंकि डेंसिटी तो सेम रहती है थ्रू आउट। अगर हमें कुछ बोला नहीं गया है तो डेंसिटी हम सेम ही मानकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम वैसे भी बात करें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें आप मान लीजिए कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा हो सकता है आपके दिमाग में आए कि अगर यहाँ पर चार्ज बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर चार्ज कम है, यानी कि चार्ज की डेंसिटी वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, फिर तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहा और फिर तो डेंसिटी भी क्या करेगी, कांस्टेंट नहीं होगी, वो चेंज होगी। बट वी आर डिस्कसिंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल हम उसे लिख सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा है कि आप उसे बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे चार्जेस में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप इसे लिखेंगे डी क्यू अपॉन डी एल, डी क्यू अपॉन डी एल। डी क्यू का मतलब बहुत ही ज़्यादा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चार्ज और आपने बहुत ही ज़्यादा छोटी क्या ली है, लेंथ, ठीक है। सो दैट वे आप लिख सकते हो डी क्यू अपॉन में डी एल। मीनिंग दोनों का सेम है। अगर यूनिट देखी जाए तो चार्ज क्या होता है, कूलम, और लेंथ किस में होती है, मीटर्स में, तो ये बन जाएगा कूलम पर मीटर, तो ये होगी यूनिट, राइट। सो दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जब चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल भी लिख सकते हैं और इसे डी क्यू बाई डी एल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज में क्या होगा, वो जो चार्ज है वो लीनियरली नहीं, एक सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे कि अगर ये एक सरफेस है, ठीक है, तो इस पूरी सरफेस पर चार्ज है, इन दिस वे बनाते जाओ और ये, ठीक है, ये एक सरफेस है और इस पर कुछ ना कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगेन वी आर डिस्कसिंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप ये नहीं सोचेंगे कि इधर चार्ज ज्यादा हुआ, इधर कम हुआ तो क्या होगा, वहां तो डेंसिटी वेरी कर गई। हम यूनिफॉर्म डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा, ठीक है। अब पूरा सरफेस हम नहीं लेंगे बट एक सरफेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेट्स से कि ये जो पार्ट है वो कितना है, डेल्टा एस, एरिया वाइज ये क्या है, डेल्टा एस, और इसके अंदर चार्ज कितना आ गया, डेल्टा क्यू, ठीक है। तो ये क्या होगा, सिग्मा जो है वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा एस, राइट। और अगर हम इसको बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में करते हैं तो डी क्यू बाई डी एस, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इट विल बिकम कूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट। एंड लास्ट वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो हमारे पास कोई ना कोई वॉल्यूम होगी। जैसे कि ये क्यूब है और इस क्यूब के अंदर मान लीजिए कि चार्ज भरा हुआ है, इस क्यूब के अंदर वॉल्यूम के अंदर चार्ज है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, एक छोटी वॉल्यूम में डिवाइड करेंगे, डेल्टा वी, और उसके अंदर चार्ज कितना है, डेल्टा क्यू, ठीक है। हमने इस कंप्लीट वॉल्यूम को एक साथ हम स्टडी नहीं कर रहे, हम छोटी सी वॉल्यूम को देखेंगे और उसके अंदर कितना चार्ज है, डेल्टा क्यू। तो यहां पर हम रो सिंबल डेंसिटी के लिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हम रो सिंबल को यूज करेंगे, वो होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, यहां पर वॉल्यूम आ जाएगी। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी वी।
तो सही है। डेंसिटी जो है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी लिख सकते हैं या फिर उसे डी क्यू बाय डी वी लिख सकते हैं, एक ही मीनिंग है। अब इसकी यूनिट क्या बननी चाहिए, कूलम्ब पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में देखी जाती है। सो यहाँ हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर क्यूब। दिस विल बी द यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सो ये तीन तरह से हम चार्ज स्टडी करते हैं। आपको हम जैसा भी इसमें पढ़ेंगे तो चार्ज या तो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एक लाइन है, एक पूरी वायर है, ऐसा आ सकता है, या फिर चार्ज किसी सरफेस पर होगा, एक फ्लैट सरफेस है, प्लेन, तो वहां पर सिग्मा को यूज करना पड़ेगा। और अगर चार्ज पूरी डेंसिटी पूरी वॉल्यूम में ही भरा हुआ है 3D स्पेस के अंदर, तो तब हम यूज करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यूनिट तीनों में अलग होगी, कूलम्ब पर मीटर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर और यहाँ कूलम्ब पर मीटर क्यूब, बट मीनिंग एक है कि यहाँ पर हम पूरा चार्ज नहीं बता सकते कंप्लीट कितना है, तो हम डेंसिटी की टर्म्स में बात करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ऑल राइट, नाउ वी विल डिस्कस गॉस लॉ, जो आज का हमारा टॉपिक है, गॉस लॉ। ठीक है, डिस्कस करते हैं गॉस लॉ को। अब ये एक स्टेटमेंट है, क्या कहती है स्टेटमेंट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आप समझ गए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से हो सकती है। तो ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू अ क्लोज्ड बॉडी इज 1/ε0 टाइम्स। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज इन द बॉडी। ठीक है, तो 1/ε0 टाइम्स होगा नेट चार्ज एनक्लोज इन द बॉडी, क्या चीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। ऑल राइट, सो इतनी सिंपल सी स्टेटमेंट है। अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, इंटेग्रल लेना पड़ेगा, वेक्टर ई डॉट ds करना पड़ेगा, अरे इतना सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आ गया कि फ्लक्स क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। इतना सिंपल सा है ना, तो ये बहुत सिंपल हो गया कि फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से गॉस लॉ की हेल्प से। लेकिन हम देखेंगे कि हम इसे फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए ही यूज करें, जरूरी नहीं है, हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए भी यूज करेंगे, और वो ही इसकी मेन एप्लीकेशन है गॉस लॉ की। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय दिस। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड इन अ सरफेस, किसी भी सरफेस है। मान लीजिए ये एक सरफेस है, उसके अंदर बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3। ठीक है, तो ये इतने सारे चार्ज हैं, सभी की वजह से फील्ड लाइंस होंगी कुछ ना कुछ। तो हमें ये देखना है कि इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अब ये एक स्फीयर मान लो, दिस इज अ स्फीयर। ठीक है, ये एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने एक सर्कल मान लिया इसको, दिस इज नॉट सर्कल, ये 3 डायमेंशंस में होगा जो पूरा इन तीनों चार्जेस को कवर कर ले। तो अगर ये सरफेस ऐसा कर पा रहा है, तीनों चार्जेस को कवर कर पा रहा है, तो इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा, जितनी भी फील्ड लाइंस यहां से निकल रही होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। अब चार्ज एनक्लोज क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, तो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है गॉस लॉ ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए हमें, और भी हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे 1 by 1। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही भी है या फिर नहीं। स्टेटमेंट क्या कहती है कि फ्लक्स किसी भी सरफेस के थ्रू 1/ε0 टाइम्स होगा चार्ज एनक्लोज्ड के। ओके, अब हम देखते हैं कि एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं हम Q। ठीक है, हम सिर्फ एक ही चार्ज के लिए देखते हैं, और उसके राउंड अबाउट हमने क्या बना दिया, एक स्फीयर, यानी कि एक सरफेस। ठीक है, और वो Q चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। तो इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्या होगा, हमें पता है पॉइंट चार्ज की वजह से
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R², यू नो दैट। सो ये हमें वेरीफाई करना है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, हम वही कोशिश कर रहे हैं। तो इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, वो होगा KQ/R²। ठीक है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हम अपना पुराना मेथड यूज करते हैं। पुराना मेथड क्या है फ्लक्स का, कि हमें इंटीग्रेशन करना चाहिए। ठीक है, यहां पर आएगा वेक्टर E, साथ में आएगा डॉट ds वेक्टर, यानी कि एरिया वेक्टर। सही है, वेक्टर E डॉट ds वेक्टर, ये होता है फ्लक्स को कैलकुलेट करने का मतलब ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही है, हमने फ्लक्स के टाइम पर यही पढ़ा, तो इसी को यूज करके हम वेरीफाई करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पूरे सरफेस पर सेम है, KQ/R²। अब ये एरिया जो है, अब यहाँ पर हम एक साथ तो एरिया नहीं कर सकते ना, इस एरिया को हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। लेट्स से कि दिस पार्ट इज ds। ठीक है, तो ये ds वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, ds वेक्टर होगा कुछ इस डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसी डायरेक्शन में है, राइट? क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। तो हर पॉइंट पर वो रेडियली आउटवर्ड ही होगा कुछ इस तरह से। तो यहां पर भी डायरेक्शन यही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और जो एरिया वेक्टर है वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जब भी क्लोज्ड बॉडी होती है तो एरिया वेक्टर उस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए और आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ, अंदर नहीं करना हमें। ये हमने एरिया वेक्टर को इस तरह से डिफाइन किया ही था। सो नाउ वेक्टर E एंड ds बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, यानी कि एंगल थीटा हेयर इज 0, दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इंटीग्रेशन तो रहेगा अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया E, ds का मैग्नीट्यूड हो गया ds, राइट? और फिर आता है cos थीटा एंड थीटा इज 0, तो cos 0 1 हो जाएगा ऑब्वियसली, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ये सरफेस है, इस पूरे सरफेस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है? ध्यान से सोचिए, इस पूरे सरफेस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है? हमें पता है कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा अगर डिस्टेंस r है तो, क्योंकि KQ/R²। फॉर्मूला क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है ना, चार्ज तो हम चेंज करेंगे नहीं, और इस पूरे सरफेस पर डिस्टेंस भी सेम है, तो कह सकते हैं कि इस पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पर। ये जो चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो सेम है, और अगर ये कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रेशन के बाहर हम इसे निकाल सकते हैं, ला सकते हैं इसे इंटीग्रेशन के बाहर। एग्री? तो दिस इज फ्लक्स। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन से, अब बचा क्या, इंटीग्रेशन रह गया सिर्फ और सिर्फ ds का। ds का मीनिंग क्या था कि हमने इस सरफेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है ना? तो ये भी एक छोटा सा पार्ट है, ये भी एक छोटा सा पार्ट होगा, और इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है उन सभी पार्ट्स को ऐड करना है ना? तो इंटीग्रेशन में हम जब सभी छोटे छोटे एरियाज को ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², राइट? ये क्या होता है, 4πr²। ठीक है, तो बस अब कुछ भी नहीं बचा है, आपको सिर्फ वैल्यू डालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले ही बता चुके हैं, KQ/R², KQ/R², एंड एरिया, this integration becomes 4πr², 4πr²। so r² से r² कैंसिल हो जाएगा। we know कि हम इस जो k है इसे क्या लिख सकते हैं, k को हम लिख सकते हैं 1/4πε0, 1/4πε0। हम फ्री स्पेस की ही बात कर रहे हैं अभी, ठीक है? तो 4π से 4π भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, q और ε0। सो दैट मीन्स जो हमारा फ्लक्स है इस सिचुएशन में कितना है, Q/ε0। तो ये तो सही है,
हमने गॉस लॉ को क्या किया, वेरीफाई करके देखा। गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स किसी भी एनक्लोज्ड सरफेस से कितनी होगी, जितना चार्ज उस सरफेस ने एनक्लोज किया है वो चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और हमने कैलकुलेट किया, सारा मैथमेटिक्स लगाया, तो यहाँ पर भी सेम आ रहा है, चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो वी जस्ट वेरीफाइड गॉस लॉ। यहाँ पर हमने सिर्फ गॉस लॉ को वेरीफाई किया है, ध्यान रखें इस बात को, दिस इज नॉट प्रूफ। ठीक है, ये प्रूफ नहीं है, क्योंकि गॉस लॉ हमने सिर्फ स्फीयर के लिए मान लिया। अगर मैं यहाँ पर एक सरफेस कैसी मान लूँ, क्यूबॉइडल मान लूँ, एक क्यूब इमेजिन करूँ जो चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, तब भी सेम रिजल्ट आएगा। गॉस लॉ तो यही कहता है कि जितना चार्ज उसने एनक्लोज किया है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस कैसा भी हो, स्फेरिकल हो, क्यूबॉइडल हो, यहाँ पर एक कॉन भी बना सकते हैं, लेकिन उन सब के लिए अगर मैं यहाँ पर क्यूबॉइड बना देता तो ये जो प्रूफ है वो इतना सिंपल नहीं होता, है ना, क्योंकि क्यूब के केस में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता। स्फीयर में तो क्या है, हर पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज से सेम है r, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, है ना, बाहर आ गया तो हमें टोटल सरफेस एरिया लिखा और सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर यहीं पर मैं मानता क्यूब तो ये इतना इजीली सॉल्व हो ही नहीं सकता था, राइट। लेकिन गॉस लॉ हर तरह की सरफेस के लिए ये स्टेटमेंट दे रहा है। ऐसा नहीं कि क्यूब के लिए हम कर नहीं सकते हैं, क्यूब के लिए भी किया जा सकता है, बट मैथमेटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऑलराइट, सो वी आर जस्ट वेरीफाइंग गॉस लॉ। हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया और गॉस लॉ को वेरीफाई करके देखा है। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि गॉस लॉ जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो अब गॉस लॉ को हमें कैसे यूज करना है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं यूज करने से पहले। फर्स्ट वन, Gauss's law is true for any closed surface, no matter what its shape or size is. तो अभी भी जैसे मैंने कहा कि शेप और साइज कुछ भी हो सकती है। अगर ये एक क्यूब है, ठीक है, इसके बीच में एक चार्ज रखा है, तब भी गॉस लॉ लगा सकते हैं। दिस इज कॉन, ठीक है, इसके बीच में एक चार्ज रखा है, तब भी हम लगा सकते हैं। दिस इज स्फीयर, इसके बीच में चार्ज रखा है, तब भी हम गॉस लॉ को लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सरफेस है वो क्लोज होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो सरफेस क्लोज होनी चाहिए, खुली नहीं होनी चाहिए कहीं से भी। उसका शेप कैसा भी हो, साइज कैसी भी हो, कोई भेदभाव नहीं होगा, गॉस लॉ सब जगह पर लगेगा। सेकेंड पॉइंट, द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ गॉस लॉ इंक्लूड्स सम ऑफ ऑल चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, द चार्जेस मे बी लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस। अब क्या मीनिंग है इस स्टेटमेंट का, लेट्स सी। ये कह रहे हैं कि गॉस लॉ की जो स्टेटमेंट है फाई इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड, तो वो कह रहे हैं कि इसमें जितने भी चार्जेस आ गए, अगर ये एक सरफेस है और इसमें चार्जेस रखे हुए हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ठीक है, तो ये बहुत सारे चार्जेस आ गए। लेकिन इस सरफेस ने, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इस सरफेस ने इन चार्जेस को एनक्लोज किया है? किया है। तो ये जो Q एनक्लोज है उसमें सभी आ जाएंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, सभी चार्जेस का सम। और सभी चार्जेस को हमें कैसे रखना है? विद साइन, विद प्रॉपर साइन, विद प्रॉपर साइन। क्योंकि आप देखिए, अगर एक सरफेस में हम क्या रख दें, प्लस Q चार्ज रख दें और माइनस Q चार्ज रख दें, तो इसने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है इस वक्त? 0, क्योंकि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव 0 हो गए। तो हमें प्रॉपर साइन के साथ ही यहाँ पर ऐड करने होंगे चार्जेस, क्योंकि अगर टोटल एनक्लोज चार्ज 0 है तो वहाँ पर फ्लक्स भी 0 होगा। और अगर आप साइन यूज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप लिख देंगे कि 2Q, चार्ज कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ Q, और फ्लक्स भी 0 नहीं आएगा। सो इट विल गिव यू रॉन्ग रिजल्ट। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही है कि जो Q एनक्लोज्ड है उसमें सभी चार्जेस का सम आ जाता है, और चार्जेस कहीं भी लोकेटेड हो सकते हैं। अब ये कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज बिल्कुल इस सरफेस के पास में भी है तब भी चलेगा, चार्ज बिल्कुल सेंटर में है तब भी चलेगा, कहीं पर भी लोकेटेड हो सकता है चार्ज। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज क्या है ये? The surface chosen for the application of Gauss law is called Gaussian surface. अभी हमने देखा ना, जैसे ये
हमने कहा कि सरफेस ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। तो ये जो सरफेस हम चूज करते हैं, ये हम अपनी मर्जी से करते हैं। यहाँ पर हमारा ही राइट है, हम कैसी भी सरफेस मान सकते हैं। और जो भी हम सरफेस मानते हैं वो क्या, उसको नाम क्या दिया गया है, गॉसियन सरफेस। ओके, सो दिस सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। टेक केयर not to let the Gaussian surface pass through any discrete charge. Now this is important. अगर कोई discrete charge है, मान लीजिए ये point charge है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये Gaussian surface मान ली और वो उस charge से पास हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जहां पर चार्ज लोकेटेड होता है उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता होता, इट इज नॉट डिफाइंड, है ना। अगर ये चार्ज है तो मैं यहां बता सकता हूं, यहां बता सकता हूं फील्ड क्या होगा, एग्जैक्टली चार्ज वाले पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता सकते, ठीक है। तो जो गॉसियन सरफेस होगा वो डिस्क्रीट चार्ज से कभी भी पास नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है, हम सरफेस थोड़ा बड़ा मान लेंगे, क्या दिक्कत है, हमें स्पेस की कमी थोड़े है, तो इस सरफेस को हम बड़ा कर लेंगे और ये चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। नाउ द गॉसियन सरफेस इज लाइक दिस और चार्ज से पास भी नहीं हो रही है, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। However, Gaussian surface can pass through a continuous charge distribution. मान लीजिए ये एक प्लेन है, ठीक है, ऐसे कोई भी फ्लैट सरफेस है जिस पर बहुत सारा चार्ज है और ये कैसा चार्ज है, कंटिन्यूअस चार्ज। दिस इज कंटिन्यूअस चार्ज। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, गॉसियन सरफेस मान रहे हैं, लेट्स से सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है और हमने सिर्फ इतना ही पार्ट लिया, तो अब भी गॉसियन सरफेस क्या है, चार्ज को कट कर रही है, बट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। अगर डिस्क्रीट चार्ज है तो आपको गॉसियन सरफेस को उससे पास नहीं करना है, ठीक है, चार्ज को हमेशा इंक्लूड करना है। कंटिन्यूअस चार्ज है, गॉसियन सरफेस चार्ज जो कंटिन्यूअस चार्ज है उसे कट कर सकती है, ठीक है। सो दिस वाज द नेक्स्ट पॉइंट। अब आगे है कि चार्जेस प्रेजेंट आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड बट नेवर कंट्रीब्यूट्स इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अगर ये एक चार्ज Q1 है और ये एक चार्ज Q है, नाउ दिस Q चार्ज इज एनक्लोज्ड, ठीक है, तो इस सरफेस से निकलने वाली फील्ड लाइंस वो सिर्फ और सिर्फ इसी चार्ज पर डिपेंड करेंगी, ठीक है, इस चार्ज पर डिपेंड नहीं करेंगी। यानी कि जो फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मींस फ्लक्स, तो फ्लक्स में कौन कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ एनक्लोज्ड चार्ज, ठीक है। अब इस सरफेस पे फ्लक्स क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो चार्ज उसके अंदर आया है, एनक्लोज है, वो ही डिसाइड करेगा, लेकिन जो चार्ज बाहर है उसका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट पर मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो क्या हम सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट की वजह से, इसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, नहीं, हमें दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होगा और दोनों को फिर हम वेक्टर एडिशन करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ओके, तो चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो कंट्रीब्यूट करेगा लेकिन नेवर कंट्रीब्यूट्स इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वो कभी कंट्रीब्यूट नहीं करता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सिर्फ और सिर्फ एनक्लोज्ड चार्ज ही कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑलराइट, एनक्लोज्ड चार्ज ही कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस लास्ट पॉइंट, गॉसेस लॉ के हम कुछ लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। गॉसेस लॉ इज यूजफुल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री। जब सिस्टम में कुछ ना कुछ सिमेट्री होगी ना, तब हम गॉस लॉ को यूज करेंगे, क्या कैलकुलेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। वहां पर हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना इतना इजी नहीं है। अगर ये एक वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और मैं कहता हूँ यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का तरीका, कि एक पॉइंट चार्ज होना चाहिए जिसकी वजह से मैं बता सकता हूँ, ये दूसरा पॉइंट चार्ज होगा जिसकी वजह से मैं बता सकता हूँ। तो पूरी वायर को मुझे छोटे छोटे चार्जेस में डिवाइड करना पड़ेगा, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और फिर उन सबका वेक्टर सम होगा,
उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या है कि सभी का वेक्टर सम करना है हमें, फिर जाके हमें पता लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम गॉस लॉ को यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना अगर हम गॉस लॉ को यूज़ करें तो दिस इज मोर लाइक एन एप्लीकेशन कि गॉस लॉ को हम कहाँ यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। नेक्स्ट इज कि गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस कंटेन्ड इन द कूलम्स लॉ। हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा है कि जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, सही है। फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसी पर बेस्ड है हमारा गॉस लॉ। गॉस लॉ इसी लॉ के ऊपर बेस्ड है। एनी वोलेशन फ्रॉम द गॉस लॉ विल इंडिकेट डिपार्चर फ्रॉम द इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर आप गॉस लॉ नहीं लगा पा रहे, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है, गॉस लॉ ओबे नहीं हो रहा है। जैसे हमने स्टेटमेंट पढ़ी कि फ्लक्स ऐसा होना चाहिए 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड, ऐसा होना चाहिए गॉस लॉ कहता है। लेकिन अगर फिर भी ये नहीं हो रहा है सो दैट मीन्स वहां पर ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स के लिए हम पढ़ रहे थे वो नहीं होगा, ये भी वैलिड नहीं होगा, बिकॉज दिस इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, अगर कुछ और आता है तो ये वैलिड नहीं होता ऑब्वियसली। जरूरी नहीं कि फोर्स हमेशा ही आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। हाँ, पॉइंट चार्ज के लिए हमने कूलम्स लॉ को पढ़ा था, वहां पर ये चीज वैलिड है, ठीक है। तो गॉस लॉ जो है कूलम्स के इसी लॉ पर बेस्ड है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो कहीं पर अगर आपका गॉस लॉ नहीं लग रहा है तो दैट मीन्स वहां पर कूलम्स लॉ इज ऑल्सो नॉट वैलिड। एनी वायलेशन फ्रॉम द गॉस लॉ विल इंडिकेट डिपार्चर फ्रॉम द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ अब वहां यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जिसे हम देखेंगे विद क्वेश्चंस हमें समझ आएगा। सो दीज वर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गॉस लॉ, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं जल्दी से आज के लेक्चर में। कल भी हमने इस क्वेश्चन को किया था, क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए। ये एक क्यूब गिवन है एनसीईआरटी में जैसे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, देखिए वाई और जेड में तो 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। और हमें कैलकुलेट करना है कि कितना चार्ज एनक्लोज है बाय दिस क्यूब, ठीक है। तो कितना चार्ज एनक्लोज है, if A is 0.1 meter, the side of cube is the side of cube, then the charge within the cube is, yes। तो क्वेश्चन क्या है कि चार्ज कितना है, यानी कि Q enclosed, ये हमें कैलकुलेट करना है। गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ सेज कि फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q enclosed, ठीक है। अगर एनक्लोज्ड चार्ज हमें पता करना है तो एप्सिलॉन नॉट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, फ्लक्स से। Q एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ फ्लक्स। ये हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो हमें क्या पता होना चाहिए, फ्लक्स। सबसे पहले हमें फ्लक्स पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसा आया है कि हमें फ्लक्स कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि फ्लक्स के लिए तो हमें बहुत सिंपली बता दिया गया है 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। अब हमसे ऑपोजिट हुआ है कि फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे, एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें क्या पता लग जाएगा, एनक्लोज्ड चार्ज। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। अब जो फ्लक्स कैलकुलेट करना है वो हम कल के लेक्चर में कर चुके हैं। जितने भी सरफेसेस हैं, टॉप, बॉटम, फ्रंट वाला जो सरफेस है और जो ये बैक वाला सरफेस है, फ्रंट और बैक, इन सभी सरफेसेस से फ्लक्स 0 होगा। आप खुद सोचिए कि ये जो सरफेस है फ्लैट है, कुछ इस तरह से है, ये दिखाई ऐसे दे रहा है बट फ्लैट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, राइट। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से पास नहीं हो सकती है। सो ये टॉप से भी 0 होगा, बॉटम से भी 0 होगा, ठीक है। फ्रंट और बैक दोनों सरफेसेस में क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो लेफ्ट वाला सरफेस है और ये राइट वाला सरफेस है, यहां से फ्लक्स होगा, ठीक है। अब लेफ्ट वाले सरफेस पर x की वैल्यू, क्योंकि हम x एक्सेस पर हैं और जो लेफ्ट वाला सरफेस है वो x इज इक्वल टू a पर लोकेटेड है,
ठीक है। उस पूरे सरफेस पर x की वैल्यू क्या है a, और जो राइट वाला सरफेस है उसके लिए x की वैल्यू क्या हो गई है, x इज इक्वल टू 2a, ठीक है। x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू 2a। तो लेफ्ट वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था कल भी इस क्वेश्चन को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अल्फा x की पावर 1/2, यानी कि अल्फा और a की पावर में आ जाएगा 1/2। और राइट वाले सरफेस पर जब हम देखेंगे तो ये होगा अल्फा, अब ये हो चुका है 2a, सो दिस इज 2a और पावर में आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सरफेसेस पर पता लग गया। एरिया वेक्टर अगर हम देखते हैं लेफ्ट वाले सरफेस का कितना होगा, इस सरफेस का एरिया होगा a², राइट, और राइट वाले सरफेस का भी कितना होगा a²। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अब राइट वाले सरफेस का जो एरिया है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, लेफ्ट वाले सरफेस का जो एरिया है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो लेफ्ट वाले के लिए हम नेगेटिव यूज करेंगे, राइट वाले के लिए हम पॉजिटिव यूज करेंगे, सही है। तो लेफ्ट के साथ में लगेगा माइनस आई कैप, माइनस साइन हमने लगा दिया, और राइट वाले सरफेस के लिए लगेगा प्लस आई कैप। ऑलराइट, अब आपको कुछ भी नहीं करना, फ्लक्स के लिए क्या फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो वही हमने किया है। जो फ्लक्स होगा लेफ्ट वाले सरफेस के लिए वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट वाले सरफेस पर जो है, और एरिया वेक्टर लेफ्ट वाले सरफेस पर जो है, तो दोनों को वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, अभी अभी हमने देखा अल्फा a की पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है एरिया वेक्टर से, और एरिया है नेगेटिव में, है ना, माइनस, तो माइनस साइन को यहां लगा दो। मैग्नीट्यूड कितना है a², मैग्नीट्यूड तो सेम है, और आई कैप यहां पर भी था, आई कैप यहां पर भी है, दोनों के साथ में आई कैप है। सिमिलरली राइट वाले सरफेस पर जब हम फ्लक्स देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट और एरिया वेक्टर भी राइट वाले ही सरफेस का हमें देखना होगा, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए राइट वाले सरफेस पर क्या था, राइट वाले सरफेस पर है अल्फा 2a की पावर 1/2। अब यहां पर जो x सब्स्टिट्यूट करना था हमें, ये डिस्टेंस कितना हो गया 2a बन चुका है, तो हमने यहाँ पर 2a डाला, पावर 1/2 है, और डायरेक्शन आई कैप है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, आई कैप डायरेक्शन में है, तो यहां हो जाएगा अल्फा 2a का हो जाएगा ये स्क्वायर रूट, ठीक है, और a² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में है इसीलिए पॉजिटिव रहने वाला है। नाउ टू कैलकुलेट टोटल फ्लक्स, हमें दोनों का सम करना होगा। फाई विल बी फ्लक्स थ्रू लेफ्ट सरफेस एंड फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस, ठीक है। तो जो टोटल फ्लक्स है वो हो जाएगा, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, कॉमन जो चीज आ सकती है वो हम निकाल लेते हैं, अल्फा और a², दिस इज a², अल्फा को भी हमने कॉमन निकाल लिया, और a की पावर 1/2 उसे भी हम कॉमन निकाल लेते हैं, a की पावर 1/2, a की पावर 1/2, तो बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1। दिस इज द फ्लक्स। ऑलराइट, ये हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में भी। फ्लक्स हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक बार जब हमें फ्लक्स पता लग गया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, फ्लक्स को क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई, और वो हो जाएगा एनक्लोज्ड चार्ज, है ना। तो यही तो बचा है, एनक्लोज्ड चार्ज इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ फ्लक्स। तो एप्सिलॉन नॉट अल्फा a की पावर देखो स्क्वायर है और फिर 1/2 है, तो इनको कंबाइन कर देते हैं, a की पावर हो जाएगा 5/2, ठीक है। 2 + 1/2 क्या हो जाएगा 5/2, और यहां पर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1। तो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन में एनक्लोज चार्ज बताना था, तो दिस इज द आंसर। अब बस आपको अल्फा की वैल्यू डालनी है और a की वैल्यू डालनी है। अल्फा आई गेस 800 दिया हुआ था न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही वो डिसाइड कर रहा है, एंड a इज 0.1 मीटर। सो a इज 0.1 मीटर, अल्फा इज दिस, वैल्यूज डालेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ऑलराइट, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें, ये भी एनसीईआरटी में ही गिवन है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं है, काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है। नाउ दिस इज अ सिलेंडर। अब ये एक सिलेंडर है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ओरिजिन के राइट साइड में, दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन, तो जो राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो लेफ्ट डायरेक्शन में है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, कब, जब हमारा x कोऑर्डिनेट 0 से बड़ा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है। अब जो ये वाला पार्ट है यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो नेगेटिव कब है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमारा x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, जब आप ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जा रहे हो। सो आई कैन से व्हेन x इज लेस देन 0। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड सेम है, जो मैग्नीट्यूड यहाँ है वही मैग्नीट्यूड इसका यहाँ पर होगा। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग हिंट फॉर दिस क्वेश्चन। एंड ये जो डिस्टेंस है यानी कि सिलेंडर की जो लेंथ है वो क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो ओरिजिन से ये जो लेंथ है वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, क्योंकि सिलेंडर का जो सेंटर है वो बिल्कुल ओरिजिन पर कोइंसाइड हो रहा है। ठीक है, सो वी हैव टू कैलकुलेट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही कैलकुलेट करना है, फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगेन जो फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और सिलेंडर जो कर्व्ड पार्ट है, अब आप खुद ही सोचिए, अब ये सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट है, राइट, एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस डायरेक्शन में, दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। यहाँ पर आ जाइए, एरिया वेक्टर तो अभी भी यही है, लेफ्ट साइड में आते ही क्या चेंज हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो एंगल अभी भी 90 डिग्री है, तो फ्लक्स अभी भी 0, तो कर्व्ड वाले पार्ट की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो यहाँ पर हम फ्लक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, देखिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, phi 1, phi 2 और phi 3। फर्स्ट हम किसे कहेंगे, लेफ्ट वाले को, सेकंड हम किसे कहेंगे, इस कर्व्ड वाले पार्ट को, और थर्ड हम कहेंगे इस दोबारा से सर्कुलर फ्लैट सरफेस को। ठीक है, ऑलराइट, एंड द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस भी हमें गिवन है, ये जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले phi 1 को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, phi 1 क्या होगा, जो फर्स्ट वाला सरफेस है उस दिस सर्कुलर फ्लैट सरफेस से हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है, यहां पर हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है phi 1। तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर है ये, और उसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सही है, phi 1 हो जाएगा, phi 1 विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहां पर है E1 वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर के लिए मैं A1 यूज कर सकता हूं। नाउ व्हाट इज एरिया, अब एरिया है वहां पर पाई r स्क्वायर, r इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, और ये किस डायरेक्शन में है, ये माइनस आई कैप डायरेक्शन में है, क्योंकि वो फ्लैट सरफेस कहाँ है, यहां पर है, राइट, तो नेगेटिव डायरेक्शन इज दिस वन, ये डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की, सो वो ऑब्वियसली माइनस आई कैप है, सो आई विल यूज नेगेटिव साइन एंड आई कैप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं क्या यूज करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लीजिए E के इक्वल है, बट इट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो माइनस आई कैप। दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल तो है, यहां पर और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो आई विल यूज माइनस E आई कैप। Alright, so now it will become minus E I cap डॉट प्रोडक्ट हो रहा है किसके साथ में, एरिया वेक्टर के साथ में, सो माइनस पाई r स्क्वायर और फिर से क्या लग रहा है, आई कैप। ठीक है, आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 1, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में है, सो इट विल बिकम E पाई r स्क्वायर, E पाई r स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, आर जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, सो दिस इज द फ्लक्स थ्रू सरफेस 1। ठीक है, सिमिलरली वी विल कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू सरफेस
2। अब जो सिलेंडर का कर्व्ड वाला पार्ट था, यानी कि पार्ट है, ठीक है, जो हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो यहां पर जो फ्लक्स होगा फाई 2 वो होगा अगेन, यहां पर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली यहां पर एरिया को हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। बट कोई भी पार्ट आप उठाकर देखो, जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। हम लिख सकते हैं एक बार के लिए वेक्टर ई डॉट डी एस, ठीक है, बट वी नो कि थीटा इज 90 डिग्री, एंगल ही 90 डिग्री है, सो फ्लक्स विल बी 0। तो सेकेंड पार्ट के लिए फ्लक्स 0 है, कुछ भी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड थर्ड पार्ट इज अगेन सिलेंडर का तीसरा जो फ्लैट सरफेस था ये वाला, ठीक है, हम इसकी बात कर चुके हैं, इसकी बात कर चुके हैं, अब ये है थर्ड सरफेस, ठीक है। दिस इज अगेन सर्कुलर, ये सर्कुलर ही है, एरिया इसका कितना होगा पाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव ही हमें रिजल्ट मिलने वाला है फाई 3, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई, एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, दोनों आई कैप और आई कैप डायरेक्शन में है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि वो पॉजिटिव ही होगा। सो दिस इज फाई 3। ऑलराइट, फाई 1 सेम आया था ई इंटू में पाई आर स्क्वायर, वो हम कर चुके हैं। फाई 2 हमारा अभी 0 आया था, जो कर्व्ड वाला पार्ट है वहां पर फ्लक्स कोई भी नहीं है। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। सो ऑब्वियसली फाई 2 तो 0 है और ये सेम है, तो बन जाएगा 2 ई पाई आर स्क्वायर। देखिए कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दोनों ही सर्फेसेस से फील्ड लाइन क्या हो रही है, निकल रही है। अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें कैसे दी गई है, लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ है, राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है। तो इस सरफेस से अगर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, इस सरफेस से देखेंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो दोनों ही सरफेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, राइट। अगर ऐसा होता यहाँ से एंटर हो रही है, यहाँ से निकल रही है, तो फ्लक्स क्या हो जाता 0, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस एंटर हुई उतनी ही निकल भी गई, तो वो सही है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही सरफेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्ज ही कर रही है, बाहर ही आ रही है, सो दैट्स वाई टोटल फ्लक्स इज पॉजिटिव। टोटल फ्लक्स 2 ई पाई आर स्क्वायर होगा, ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी और आप इसे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि चार्ज कितना एनक्लोज होगा तो हमें यूज करना पड़ेगा गॉस लॉ, क्यू एनक्लोज्ड। अब क्यू एनक्लोज निकालने के लिए हमें फ्लक्स को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, एप्सिलॉन नॉट से, क्योंकि गॉस लॉ क्या कहते हैं, क्यू एनक्लोज्ड, सॉरी, जो फ्लक्स है किसी भी सरफेस के थ्रू दैट इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड, है ना। तो चार्ज एनक्लोज हमें निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बिकम 2 एप्सिलॉन नॉट ई इंटू पाई आर स्क्वेयर। सो दैट्स इट, ठीक है। एनक्लोज चार्ज अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हमने सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी का सेम है 2 ई पाई आर स्क्वेयर। जो फ्लक्स था उससे हमने एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर कोई और मीडियम होगा तो हम एप्सिलॉन नॉट की बजाय परमिटिविटी उसी मीडियम की यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम करते हैं कुछ सिंपल से क्वेश्चंस, जैसे गॉस लॉ के ऊपर ही बेस्ड होंगे, ये गॉस लॉ पर बेस्ड है। ओके, अब हम अपनी सरफेस को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हमने पॉइंट पढ़ा था कि गॉसियन सरफेस कैसी भी हो सकती है, किसी भी शेप की हो सकती है और किसी भी साइज की हो सकती है। तो लेट्स से कि दिस इज आवर गॉसियन सरफेस, ठीक है, और जो चार्ज है बिल्कुल इसके सेंटर में रखा है। सो नाउ व्हाट इज फ्लक्स, इस सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, मतलब कितनी फील्ड लाइंस यहाँ बाहर निकल रही है। सो वो क्या होगा, एनक्लोज्ड चार्ज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। ओके, लेट्स चेंज द पोजीशन ऑफ चार्ज। अब हम पोजीशन ऑफ चार्ज को सेंटर से हटाकर किसी सरफेस, किसी फेस पर रख देते हैं, जैसे ये वाला जो फेस है, ठीक है, यहाँ पर हमने चार्ज को रख दिया, इस फेस के बिल्कुल सेंटर में। अब हमने पढ़ा था कि जो गॉसियन सरफेस है
डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं करनी चाहिए, और यहां पर तो ये पास कर रही है, डिस्क्रीट चार्ज से पास कर रही है, राइट। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा, गॉसियन सरफेस को बड़ा करना होगा ताकि इस डिस्क्रीट चार्ज से जो गॉसियन सरफेस है वो पास ना कर सके, राइट। तो हम इसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, आप ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। हमने यहाँ पर भी एक क्यूब बना दिया सेम साइज का, सिमिट्री हम मेंटेन करके रखेंगे क्योंकि उससे हमें क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। एंड लाइक दिस, ओके। तो ये क्यूब था, हमने इतना ही क्यूब इसके साइड में बना दिया। अब ये हो गया कंप्लीट एक क्यूबॉइड, ठीक है। और ये जो चार्ज है ये कहाँ आ गया, उसके सेंटर में। अभी तक तो ये सरफेस पर था, सरफेस के बीच में, अब ये जो चार्ज है वो मिडल में आ गया है। तो अभी जो कंप्लीट गॉसियन सरफेस है वहां से फ्लक्स क्या हो जाएगा, सेम Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया कि इस कंप्लीट सरफेस में फ्लक्स कितना है, हमसे पूछा है ये वाली जो सरफेस दी हुई है उसके लिए। तो आप खुद सोचिए कि अगर ये कंप्लीट सरफेस से फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो उसके हाफ पार्ट से कितना होना चाहिए, ठीक है। यहां पर फ्लक्स क्या होगा, आंसर हमसे इस सरफेस के लिए पूछा गया है। अगर कंप्लीट सरफेस से है Q बाई एप्सिलॉन नॉट तो उसके आधे पार्ट से क्या होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। क्योंकि हाफ ऑफ द फील्ड लाइंस यहां से पास हो जाएंगी और आधी फील्ड लाइंस यहां से पास हो जाएंगी, तो जो फ्लक्स है वो भी हाफ हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिमिलरली ये इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट अगर ये चार्ज कॉर्नर में प्रेजेंट हो, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। बट व्हाट इफ दिस चार्ज इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ दिस क्यूब, लेट्स से कि ये चार्ज यहां पर इस कॉर्नर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि इस चार्ज को कवर करने के लिए, क्योंकि गॉसियन सरफेस चार्ज से पास नहीं करनी चाहिए, तो इसे कवर करने के लिए आपको कितने क्यूब्स और बनाने पड़ेंगे। एक क्यूब यहां बनेगा, ठीक है, एक क्यूब इस बोर्ड से आगे बनेगा, इसी क्यूब के आगे, और एक क्यूब यहां भी बनेगा, ठीक है। तो ये 4 क्यूब बन जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। ये 3 और 4 कहाँ होंगे, बोर्ड के आगे। बट स्टिल दिस चार्ज इज नॉट कवर्ड, अभी भी उसका कुछ हिस्सा रह गया, तो टॉप में इसके ऊपर भी 4 क्यूब और लगेंगे, है ना। सो टोटल कितने क्यूब हो गए, 1 2 3 4 एंड 4 क्यूब्स ऊपर, तो टोटल हो गए 8 क्यूब्स। कितने क्यूब्स हमें बनाने पड़ेंगे, 8 क्यूब्स। इस चार्ज को कवर करने के लिए और सिचुएशन को सिमेट्रिकल रखना है तो एग्जैक्टली सेम साइज का ही हम क्यूब बनाएंगे, ठीक है। तो टोटल हो जाएंगे 8 क्यूब्स। हमें तो सिर्फ एक ही क्यूब के थ्रू जानना है, हमें 8 के थ्रू नहीं पता करना। अगर टोटल 8 क्यूब से जो बड़ा क्यूब बनेगा उसके थ्रू जो फ्लक्स है वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही बात है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो कंप्लीट बन गया है। लेकिन हमसे पूछा गया है सिर्फ इस पार्ट के थ्रू, तो जब कंप्लीट से जा रहा है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 8 क्यूब से कितना जा रहा होगा, हर एक क्यूब से उसका 1/8 है ना, उसका 1/8 हिस्सा जो है यहाँ से फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी। तो यहाँ पर जो फ्लक्स है वो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और उसका 1/8 टाइम्स, राइट। तो यहाँ पर हमें फ्लक्स को क्या करना पड़ा, 1/8 टाइम्स, क्योंकि हमें 8 क्यूब्स की रिक्वायरमेंट है इस चार्ज को कवर करने के लिए। इसको कवर करने की कोशिश करनी है, वो कहीं से भी सरफेस के बीच में नहीं आना चाहिए, सरफेस उसे कट नहीं कर सकती है। डिस्क्रीट चार्जेस को गॉसियन सरफेस कट नहीं कर सकती। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। सिमिलरली अगर हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, ओके, और हमसे पूछा जाए कि इस हेमिस्फीयर से गॉसियन फ्लक्स क्या होगा। नाउ दिस इज द गॉसियन सरफेस, लेकिन ये गॉसियन सरफेस इस चार्ज से पास कर रही है। ये जो फ्लैट वाला सरफेस है वहां से वहीं पर ये डिस्क्रीट चार्ज लोकेटेड है, तो हमें इसको फिर से कवर करना होगा और सेम ऐसा ही एक और हेमिस्फीयर ऊपर इमेजिन करना होगा। अब जो ये सरफेस है इस चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, सो यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स नाउ विल बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हमारा गॉस लॉ बोल रहा है। बट ये जो फ्लक्स है ये दोनों से इक्वल जाएगा, जितनी फील्ड लाइंस ऊपर से जा रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस नीचे से जा रही हैं, और हमें क्या देखना है, सिर्फ गिवन सरफेस के थ्रू। तो ये हाफ और हाफ हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो गिवन सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स हमसे पूछा गया है, जो हमें आंसर करना है, वो हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, सो दिस विल बी
फ्लक्स। और इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर गॉसियन सरफेस डिस्क्रीट चार्ज को कट कर रही है, तो हमें अपना वो पॉइंट ध्यान रखना है कि हमें तो उस चार्ज को क्या कर देना है, एनक्लोज कर देना है, उसको पूरा कवर कर देना है। फिर जो फ्लक्स होगा वो इतना ही होगा, तो उसके जिस भी पार्ट से आपको निकालना है वहां पर हम फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने डिस्कस किया गॉस लॉ, ठीक है, और कल हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस को। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।